स्वागत है आपका। आप हैं अपने ही YouTube चैनल शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के संबंध में। अगर आप PhD कर रहे हैं, आप डिसर्टेशन PG लेवल का कर रहे हैं या MPhil का डिसर्टेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का टॉपिक आपका है अनुसंधान के सोपान या स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, आप हैं डॉक्टर पवन के साथ और हम लोग बात करेंगे आज इस टॉपिक के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रायः होता यह है कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम अपने अनुसंधान कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब अनुसंधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। इसके अलग से वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा है, पहले हम इसी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं सोपान यानी स्टेप्स की। तो कुछ निश्चित स्टेप्स होते हैं, उनको हमको फॉलो करना होता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, देखिए आपके सामने ये इस तरह के कुछ चित्र हैं। इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखे। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। अभी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले स्लाइड पर। लेकिन देखिए, यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी हमें क्या हेल्प कर रहा है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो हमको हेल्प करता है किसके लिए, तो रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए। और वही रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमको हेल्प करता है हाइपोथेसिस बनाने में। सेकंड स्टेप इसका है। तीसरा स्टेप आपका है अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन जिसको बोलते हैं। उस समय भी हम RVL की सहायता से रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। उसके बाद सैंपल लेते हैं। सैंपल के बाद फिर डाटा कलेक्शन होता है। डाटा कलेक्शन के बाद फिर डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस करने के बाद आफ्टर दैट जनरलाइजेशन होता है, यानी सामान्यीकरण करते हैं हम जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसका। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरे स्टेप्स हैं किसके, ये आपके स्टेप्स हो गए अनुसंधान के सोपान के। अब इनको एक एक को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अब हमारे सामने है पहला, जैसा कि पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप था अनुसंधान समस्या का चयन करना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें आप देखिए, फिगर में आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। कैसे हम रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, उसके डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उनको देखते हैं और उनको देखने के साथ साथ हम उन पे काम करते हैं और हम क्या करते हैं, इस तरह से रिसर्च अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप इस फिगर पर देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि किस तरह से हमारे रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर किस तरह से हेल्प करता है। तो देखिए, वास्तविकता ये होती है कि जब हम कोई भी रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, किसी भी शोध समस्या का चयन करते हैं, तो उस समय हम पाते क्या हैं कि पहले के जो रिसर्च उस एरियाज़ में हुए हैं, सबसे पहले तो हमको एरिया सेलेक्ट करना होता है कि किस एरिया में हम अपना काम करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रिसर्चर की जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट इस एरिया में उसका है, उसी एरिया को उसको चुनना चाहिए। ये आप समझ लीजिए। इसके बाद ये होता है कि अब हम उस एरिया में पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि क्या इसके पहले भी कुछ रिसर्च हुई है या नहीं हुई है। तो उसको देखने का काम हम किसके माध्यम से करते हैं, तो उसको देखने का काम हम करते हैं ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से। यानी पहले जो रिसर्चेज हुई हैं उनको देखते हैं और उनका एक तरह से हम कहते हैं कि रिव्यू करते हैं और उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया, किस तरह से इन्होंने रिसर्च डिज़ाइन की, किस तरह से इन्होंने अपने सैंपल को कलेक्ट किया, उसका टूल क्या था। ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि एक हेल्प मिलती है एक शोध समस्या के चयन के लिए और उसको वह चयन करता है, यानी रिसर्च प्रॉब्लम अपनी सेलेक्ट करता है। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने में, क्योंकि
इसी टॉपिक पे आपको पूरे समय तक काम करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ कर के ही जो है रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है। तो वो होता है परिकल्पना का प्रतिपादन या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वास्तव में होता यह है कि हाइपोथेसिस एक तरह से टेंटेटिव सॉल्यूशन है। क्या है ये टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी कि संभावित हल होती है क्या आपकी हाइपोथेसिस। अब इसी संभावित हल के माध्यम से, अब संभावित हल आप देखते कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पहले जो जिन लोगों ने भी रिसर्च किया है उसके सॉल्यूशन को देखते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं और अपनी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम अगर इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो हमको ये कह लीजिए कि रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये कंक्लूजन मिल सकते हैं। तो ये आपका होता है हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप। इसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे सामने अनुसंधान अभिकल्प की रचना। ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उस समय भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर की सहायता से अपने रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कौन सी डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च में। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया भी गया है। देखिए पर्पस स्टेटमेंट आपका है या टेक्निक्स हैं या मेथोडोलॉजी है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हैं, मेज़रमेंट कैसे कर रहे हैं, टाइमलाइन क्या होगी आपकी, सेटिंग क्या होगी, एनालिसिस मेथड क्या होगा, ठीक ना, तो ऑब्जेक्शंस क्या होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक किसी भी रिसर्च डिज़ाइन का सिलेक्शन करना होता है, उसका प्रिपरेशन करना होता है या उसकी फार्मूलेशन को हम समझते हैं और अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, अब हमने क्या कर लिया, एक सिलेक्शन टॉपिक का कर लिया, हाइपोथेसिस बना ली और रिसर्च डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर लिया या उसका भी प्रिपरेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या हमारे सामने आता है स्टेप, तो वो है प्रतिदर्श का चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अब सैंपल क्या है, ये पॉपुलेशन क्या है, इसको आने वाली वीडियो हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर आप केवल ये समझिए, देखिए आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे कि टारगेट पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब इन लोगों में से हमको कुछ सैंपल के रूप में निकालना है जिस पर हमारी रिसर्च क्या होगी, बेस्ड होगी। ठीक है, जिस पर हमारी रिसर्च बेस्ड होती है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जितने भी तरह के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर सैंपल के रूप में आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये सैंपल के रूप में हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है जिसमें से आप कुछ लोगों को या कुछ तथ्यों को निकालते हैं। ठीक ना, तो ये आपका सैंपल हो गया, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। आप इससे समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन का ही छोटा भाग जिसको हम लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए वो सैंपल होता है और हमारी पूरी रिसर्च जो होती है वो हमारे सैंपल के आधार पर चलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेप सैंपल या सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद तो तथ्यों का संकलन आता है हमारे सामने, कलेक्शन ऑफ डाटा आता है। ठीक है, देखिए डाटा कई तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। डाटा पहली चीज़ तो ये है कि आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक ना, तो अगर यहाँ पर हम देख के मान के हम ये चल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा आप कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव आपकी रिसर्च है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अब ये देख लीजिएगा, ठीक ना, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई जिसके माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक ना, इंटरव्यू हो गया, आपको पिछली क्लास में ये बताया भी गया था लाइव क्लास में कि कई तरह के टूल होते हैं जिसके माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया आपका
डाटा कलेक्शन का। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि एनालिसिस ऑफ डाटा, तथ्यों का संकलन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका है। तो इसमें आप देखते हैं जो भी आपने डाटा लिया है उसको एक एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, किसी न किसी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को एक निश्चित रिजल्ट तक पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला स्टेप हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तो लास्ट स्टेप बचता है, वो है परिणामों का सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प करता है। हमने आपको पहले ही दिखाया था एक फिगर में, जिसमें कि कहाँ कहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके रिसर्च में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था, इसमें भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो फिगर दिखाया गया है, देखिए फिगर जो दिखाया गया है, इसी पॉपुलेशन से हमने क्या लिया, सैंपल लिया। ठीक है, अब इसी सैंपल के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनरलाइज्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर, उसी पॉपुलेशन के ऊपर जिससे हमने सैंपल लिया था। तो कहने का आशय यह है कि जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल कलेक्ट करते हैं उस सैंपल के आधार पर अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वह रिजल्ट आप उसी पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो मुझको ये लगता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर करने में मैं सक्सेस हूँ, और जैसा वीडियो लगा होगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, उसमें जैसे आपको दे देगा कि सीक्वेंस मिलाइए, या इस तरह के कई प्रकार के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो आज का ये टॉपिक था, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।